हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बड़ौदा उपचुनाव करीब आने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने जीत के लिए दांव पे चलने शुरू कर दिए हैं और इसी के साथ दल बदल का दौर भी जारी है। साथ ही जीत के दावे भी अब किए जा रहे हैं, यानी राजनीतिक पार्टियां हर वो जतन कर रही हैं जिससे वो बड़ौदा में अपना परचम लहरा सकें। इसके लिए जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। एक रिपोर्ट आती है। बड़ौदा उपचुनाव में करीब 8 दिनों का वक्त बाकी है। इसके साथ ही बड़ौदा में सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। वार पलटवार के साथ जीत के दावे भी लगातार जारी है। इस बीच बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए बड़ौदा में कांग्रेस के टिकट के दावेदार रहे जगबीर मलिक को अपने पाले में करके कांग्रेस को जोरदार झटका दिया है। इसके अलावा किताब सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये दोनों ही नेता दिल्ली में प्रदेश के सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में पार्टी में शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने बड़ौदा उपचुनाव के बहाने कांग्रेस को घेरा और बड़ौदा में जीतने का फॉर्मूला भी बताया। हमारी 6 साल की आज उपलब्धियां ऐसे ही हैं। हम एक एक करके जब गिनवाते हैं, व्यवस्था परिवर्तन के कितने हमने काम किए, भ्रष्टाचार के ऊपर चोट मारी, हमारी ट्रांसपेरेंसी जो है वो लोगों को समझ में आने लगी, हमारा जो गरीब के हित में काम करने वाली योजनाएं हैं वो लोगों को समझ में आने लगी हैं। तो उपलब्धियों का भी और हमारी विचारधारा का भी दोनों का प्रभाव होगा कि वोटर हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो ऐसे किसी भी विषय को जो खास करके नया होता है, नए विषय की लोगों को जानकारी नहीं होती। कांग्रेस में हमेशा कहा करता हूं यथास्थितिवादी पार्टी रही है, तो यथास्थितिवादी पार्टी हमेशा सोचती है जैसा चल रहा है वैसा चलना है। दूसरी तरफ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ बड़ौदा जीतकर पार्टी को तोहफा देना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। इसी के तहत वो रूखी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर कटाक्ष किए। तो सब ये देते हैं, कोई समर्थन देते। आखिरी वक्त में तो अच्छा काम करना पुण्य की तरफ ले जाता है। तो कह रहा है मेरी आखिरी पारी, मेरे कैंडिडेट का सीना जहां पद्म श्री से सस्ता है, जहां खेल रत्न से सस्ता है, जहां अर्जुन अवार्ड से सस्ता है, दूसरे कैंडिडेट मेरे कैंडिडेट पे कोई सुंडवे काटने का आरोप नहीं है। उधर बड़ौदा के अदमपुर माजरा गांव में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने योगेश्वर दत्त के लिए वोट मांगे। इस दौरान दोनों ही मंत्रियों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार बिना भेदभाव का बड़ौदा में विकास करेगी। शिक्षा के क्षेत्र को चुना है, जिसकी शिक्षा उसी को लोग, ये पहला विकास कार्य हो रहा है। और मेयर जेपी दलाल जी बैठे थे कि हरियाणा का युग बदला है, देश का युग बदला है, मनोहर और मोदी का युग है। जिसकी सरकार बनी बनाई है, 57-58 MLA है, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, हम भी मंत्री हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। और एक तरफ जो है कांग्रेस पार्टी है, वो कहते हैं कि हमारा विधायक बना दो, और 10 दिन के बाद बखुदा ने खास्ता, पहली बात तो 100/100 आप उसको जब कोई ऐसी उठ हो जा, 10 दिन के बाद वो कह देगा कि मेरी सरकार नहीं। एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी बड़ौदा में विकास के आधार पर वोट की अपील कर रही थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस विकास के बहाने पलटवार कर रही थी। बड़ौदा के आधा दर्जन गांवों में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर बड़ौदा में अनदेखी का आरोप लगाकर पलटवार किया। बड़ौदा का बाई इलेक्शन का मतलब ये है, जिस इसका नतीजा आएगा इस मौजूदा सरकार की भी चूल ली जाएगी। इनने 6 साल में किया कुछ नहीं, हर वक्त परेशान है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने बड़ौदा उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के पक्ष में चिढ़ाना गांव में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए जुमलेबाजी का आरोप लगाया। गांव गांव हम जा रहे हैं, सभी ओर से सभी साथी हमें यही कहते हैं कि यहाँ विकास नाम की कोई चीज नहीं, और हमें तो साफ नजर भी आ रहा है कि क्या विकास हुआ है। 6 साल से ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में मोदी जी की,
राज्य में है भारतीय जनता पार्टी जजपा की सरकार, लेकिन क्या आज के दिन किसी को भी यहां महसूस होता है कि यहां कोई शासन है? उधर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला भी कई गांवों का दौरा कर अपने उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाते दिखे। इस दौरान उन्होंने शेरो शायरी के अंदाज में सरकार पर निशाना साधा। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज खलक नकारा खुदा। ये जनता की जो आवाज होती है वो परमात्मा का नगाड़ा होता है, उसी को सम्मान के चलते। इसलिए हमारी पार्टी का उम्मीदवार जब आप जिता करके भेजोगे तो फिर उनमें भगदड़ मचेगी और वो ये मान के चलेंगे कि इस पार्टी की सरकार बननी चाहिए। हरियाणा प्रदेश में मध्यावधि चुनाव हो। बड़ौदा उपचुनाव कृषि कानूनों के गुस्से के साथ शुरू हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे ये चुनाव विकास पर जाता हुआ दिख रहा है। बीजेपी और कांग्रेस जहां एक दूसरे पर बड़ौदा में विकास नहीं करने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं एनएलओ को लगता है कि अगर उनका उम्मीदवार जीत गया तो प्रदेश में मध्यावधि चुनाव होना तय है। लेकिन इस दावे के आधार क्या है ये तो इनेलो जानती है, लेकिन बड़ौदा की जनता किसको चुनती है उसके लिए आपको 10 नवंबर तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बड़ौदा में जिस तरीके से हर दिन सियासी समीकरण बदल रहे हैं उसको लेकर के सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर जीत का रास्ते पर कौन सा राजनीतिक दल चल रहा है और जनता किसके ऊपर भरोसा करने जा रही है। कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो कि बड़ौदा के इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा प्रभावी रहेंगे। आप इन सभी चीजों को जरा समझ लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको खास मेहमानों से जरा मिलवा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सोमवीर आर्य जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सोमवीर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हुकुम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। और जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा अरविंद जी सबसे पहले आपसे ही रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। जिस तरीके से अभी बड़ौदा का उपचुनाव चल रहा है, हर दिन सियासी समीकरण बदल रहे हैं, आपको इसमें कहां गुंजाइश नजर आ रही है? कहां आपको लग रहा है कि हर दिन जब सियासी समीकरण बदल रहे हैं तो बीजेपी इसमें आगे चल रही है? क्योंकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उनका गढ़ है और वो अपने गढ़ को बचाएंगे। देखिए शुभेंदु जी, ये जो फिलहाल वर्तमान यहाँ विधायक थे स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी, वो कांग्रेस से थे और लगातार तीसरी बार वो जीते थे। तो कांग्रेस जरूर इस सीट पर पहले पिछले चुनाव में एक मजबूत स्थिति में रही, परंतु आज यहाँ समीकरण बदल चुके हैं। आज स्थिति ये है, क्योंकि सरकार ने जो काम किया है, हमारी सरकार ने, जजपा और भाजपा की जो गठबंधन की सरकार है, और हमारे जो प्रत्याशी हैं खुद योगेश्वर दत्त जी, वो बहुत बढ़िया बेहतरीन एक व्यक्ति हैं, एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे खिलाड़ी हैं। उन्होंने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो लोगों का समर्थन बार-बार ये दावा कर रही है कि पहले के मुकाबले, आप कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस की स्थिति मजबूत थी, लेकिन आज चीजें बदल गई। कांग्रेस भी यही कह रही है कि आज की परिस्थितियां और भी ज्यादा बदल चुकी हैं। वो ये कह रही हैं कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों में नाराजगी है। बड़ौदा की जनता लगातार सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए, किसानों के ऊपर जो लाठियां चलाई गई, जिसका आरोप बार बार सरकार के ऊपर लगाया जाता है, हालांकि सरकार का यह कहना है कि लाठी चार्ज नहीं हुआ था, उसमें चाहे चीजें जो भी हों, लेकिन आरोप तो लगाए जा रहे हैं ना। ये आरोप प्रत्यारोप राजनीति का हिस्सा है शुभेंदु जी, ये तो राजनीति में लगते रहते हैं। विरोधियों का काम है, विपक्ष का काम है सरकार की कमियां ढूंढना, और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, चाहे झूठ बोलें या कैसे भी करें, मैनिपुलेट करके चीजों को वो सरकार को फेल करने की कोशिश करते हैं। परंतु जनता सच्चाई जानती है। पहले भी इसी तरह की बात करते रहे विधानसभा में, हमारे लिए भी और भाजपा के लिए भी स्थिति क्या रही वो सबके सामने है। इसी तरह से आज यही बड़ौदा में होगा। बड़ौदा में जजपा और भाजपा, क्योंकि पीछे जब लड़े थे, हम दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे, और दोनों का अगर वोट प्रतिशत या समर्थन या कार्यकर्ताओं को अगर इकट्ठा किया जाए तो कांग्रेस से कहीं बेहतर स्थिति में आज हम हैं। फिर भी चूंकि चुनाव है तो हम भी अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे आखिरी दम तक, आखिरी दिन तक, 3 तारीख तक, जब तक एक एक वोट ना चली जाए, जब तक एक एक बटन ना दब जाए एक एक वोट का, तब तक हम और हमारे कार्यकर्ता दोनों पार्टियों को मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे। और हमारा प्रयास सिर्फ ये रहेगा, जहां कांग्रेस के लोग इसमें एक चीज जोड़ना चाह रहा हूं। ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है, वहां हम विकास की बात करेंगे। हाँ ठीक है, विकास की आप बात करेंगे, लेकिन एक चीज, जब आप पिछले चुनाव को लेकर के कह रहे हैं कि अगर जो आप वोट शेयर आपको मिला था
जो वोट आपको मिली थी, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो आप जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि सर, किस आधार पर आपने इससे पहले विधानसभा चुनाव में वोट जनता से मांगे थे और जनता ने किस आधार पर आपको वोट किया था? बीजेपी के अगेंस्ट आपको वोट दिया था, बीजेपी के खिलाफ आप लड़े थे। तो अगर इस वक्त आप दोनों वोट शेयर को एक साथ कर रहे हैं तो मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप उस वोट शेयर को जिससे पहले के विधानसभा चुनाव में आपको मिला था, क्या आप उसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे? क्या उतना ही वोट प्रतिशत आपको इस बार उपचुनाव में मिल पाएगा? क्या वो ट्रांसफर आप कर पाएंगे बीजेपी को? देखिए शुभेंदु जी, जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है सरकार के अलावा, कोई भी पार्टी हो, उसे सरकार के विरोध का, विपक्ष का ही वोट मिलता है। ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है। परंतु हमारे साथ जो वोट था वो दुष्यंत चौटाला जी के काम का, उनके व्यक्तित्व का, उनसे जो लोग प्रभावित हैं, खासतौर पर चौधरी देवीलाल जी को मानने वाले विचारधारा के जो लोग हैं, जो दुष्यंत जी से प्रभावित थे, उनका नेतृत्व क्षमता से जो प्रभावित है, वो लोग थे। वो लोग आज भी हमारे साथ खड़े हैं। बात ये नहीं है कि आज हम अकेले लड़ रहे हैं या किसी को साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। जो व्यक्ति, जो कार्यकर्ता, जो वोटर हमारे साथ कल था वो आज भी है। वो संख्या बढ़ रही है, कहीं भी घट नहीं रही है। इसीलिए हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा भरोसा है और हम मेहनत भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% ऐसा ही होगा, वो एक एक वोट मिलेगी। हो सकता है ये स्थिति कुछ और बेहतर भी हो जाए, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत कम बढ़ती भी उसमें हो, ऐसा राजनीति में होता है। परंतु तब भी उस स्थिति में भी हम कांग्रेस से बहुत बेहतर स्थिति में होंगे। दोनों को मिलाकर अगर हम आंकड़ा देखें और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, एनर्जी और पिछले एक साल में जो इस सरकार ने काम किया है, जो पारदर्शी सिस्टम इस सरकार ने बनाया है, वो लोगों को पसंद आ रहा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ हमने एक प्रचार किया कि जितने भी गांव हैं इस विधानसभा के, उन सभी गांवों से जो भी बच्चे नौकरी लगे हैं पिछले सालों में, उन सबके आंकड़े निकाले गए और वो सब आंकड़े सार्वजनिक किए गए कि देखिए ये लोग नौकरियां लगे हैं सरकार में। अब इन पर कोई जाकर पूछे कि क्या इन्होंने किसी नेता के यहाँ हाजिरी दी थी, क्या इनमें से किसी ने किसी नेता की सिफारिश ली थी, या इन्हें कहीं किसी ने पैसे लेकर नौकरियां दी? यकीनन एक भी ऐसा नहीं है कि जिसने किसी नेता के यहाँ हाजिरी दी हो या किसी को कोई चढ़ावा दिया हो, जैसा पहले की कांग्रेस सरकार में होता रहा है। तो ये लोग जो लगे हैं इन सालों में, वो सब अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत से लगे हैं। यही पारदर्शिता आज इस सरकार का एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसकी बदौलत ये चुनाव सिर्फ बड़ौदा ही नहीं बल्कि हरियाणा का हर जनमानस, हर आम आदमी। ठीक है, आपके पास पारदर्शिता का हथियार है, लेकिन विपक्ष के पास कृषि कानूनों को लेकर के उनके पास एक मुद्दा है। आग लगा देते हैं। ठीक है, ये राजनीतिक लोग हैं, आम किसान नहीं है। हाँ ठीक है, हुकुम सिंह जी जरा इस बात को साफ कीजिए कि जब हर दिन के हिसाब से परिस्थितियां बदल रही हैं तो बीजेपी इस जमीन पर कितना अपने आप को मजबूत पा रही है? विपक्ष तो कह रही है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी अगर पहुंच रहे हैं तो उनका विरोध होता है, काले झंडे उनको दिखाए जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, मैं अरविंद भारद्वाज जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने बात कही थी नौकरियां दी, उसका एक जब आकलन किया गया तो ऐसे परिवारों से बच्चे निकल के आए जिन्होंने कभी नौकरी देखी नहीं थी, उन लोगों को भाजपा जेजेपी की सरकार ने नौकरियां दी। इससे पहले भाजपा के समय में भी बहुत सारे जो है लोग लगे हैं। तो ये बहुत बड़ा लेकिन भाटी साहब, कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही है आपने कितनी नौकरियां दी, आपने दावा क्या किया और उसके आधार पर आपने नौकरियां कितनी दी? बिल्कुल, सुनिए जरा, कांग्रेस से तो बहुत ज्यादा नौकरियां हमने दी। अगर मैं अब हुड्डा साहब के कार्यकाल की बात करूं, पहली बात तो हुड्डा साहब ने जो नौकरियां दी वो ज्यादातर हाई कोर्ट में चैलेंज हैं और उन्हीं में से ये पीटीआई जो निकाले गए, ये हुड्डा साहब के कार्यकाल के ही पीटीआई अपॉइंट किए हैं, जिनको बिल्कुल जो कानून था उसकी अवहेलना करके और जो कुछ लोगों को उसमें बीच में धंसा दिया गया, उससे जो अच्छे जो मेरिट पर चुने गए हैं, उनका भी विचारों का जीवन खराब कर दिया। ये हुड्डा साहब की सरकार ने किया है। दूसरी बात, उसके अलावा क्षेत्र में विकास की बात हो, हुड्डा साहब अभी कहते हैं ये मेरा क्षेत्र है। भाई आपका क्षेत्र है, आपने पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की? 54 गांव बड़ौदा विधानसभा में लगते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं थी। भाजपा जेजेपी की सरकार भाटी साहब, पहले भाजपा वो तो ये भी कह रहे हैं कि 6 साल से तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही है ना,
तो क्यों नहीं उन्होंने इससे पहले, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्यों नहीं उन्होंने इससे पहले ध्यान दिया? अब वो आकर के कहते हैं कि हम इलाके के विधायक, अगर यहाँ पर कोई नहीं है तो हम काम कराएंगे। तो 6 साल से भी तो मुख्यमंत्री वही है ना। देखिए आज किस चीज को कंपेयर करेंगे? हुड्डा साहब का 2005 से 2014 का कार्यकाल, भाजपा का 2014 से 2019, जेजेपी और भाजपा का 1 साल, यानी हमारे 6 साल। सर अगर आप नौकरियों को लेकर के भी बात कर रहे हैं तो जननायक जनता पार्टी से पहले के चुनाव के अंदर भी इसी बात को लेकर के आपके ऊपर सवाल खड़े करके वो इतनी सीटें पाई हैं। उन्होंने बार बार इसी चीजों को लेकर के सवाल उठाया था कि कहां नौकरियां आपने दी हैं। देखिए अभी यही बात चर्चा में आई थी कि जेजेपी एक अलग पार्टी थी, अपोजिशन की पार्टी थी, उनके अपने मुद्दे थे, उन्होंने लेकर के वो अपने जो चुनाव लड़ा। लेकिन आज देखिए कि किसी भी पार्टी का, सबसे पहले तो एक बात समझिए, कोई भी जब चुनाव लड़ता है सबसे पहला सपना होता है कि हम सरकार में रहें और लोगों की सेवा करें। अब भाजपा और जेजेपी एक साथ आ गए तो लोगों की सेवा में 1 साल से लगे पूरा 5 साल का कार्यकाल ये गठबंधन पूरा करेगा। दूसरी बात कि लोगों की भी एक बहुत बड़ी इच्छाएं होती हैं कि उनके काम हो, उनके क्षेत्र की तरक्की और खुशहाली हो, क्योंकि जो नौकरियां बिकती थी, जो क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद, वो सब बंद हो गया। आज उसके लिए कोई जगह नहीं है। लोगों में एक इस बात को लेकर के उत्साह है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस केवल और केवल भाजपा ने क्या किया, जेजेपी ने क्या किया। अब किसान आंदोलन पर मैं आता हूँ। हाँ। ये किसान आंदोलन कहाँ है? ये किसान आंदोलन वहां है जहां कांग्रेस के लोगों ने केवल और केवल एक झूठा मुखौटा लगा करके नहीं, तो जो सड़कों पर सड़कों पर जो विरोध हो रहा है कृषि कानूनों को लेकर के, क्या वो सिर्फ कांग्रेस ही है, किसान नहीं है? हाँ, आप सुनिए जरा, वो कांग्रेस है, वो चुटोनी साहब है, वो कौन है? वो कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है। और दूसरे जो कांग्रेस खुद अपने 2010-11 में हुड्डा साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि, और इन्होंने तो बहुत बढ़ के दी, इन्होंने कहा मंडी को खत्म करो, एमएसपी को खत्म करो, किसान को आजाद करो। चलिए 2014 की पी चिदम 2014 की ठीक है सर, ठीक है, यानी कि आपकी स्थिति मजबूत है, आप ये दावा कर रहे हैं। ठीक है, कृषि कानूनों को लेकर के आप बेहतर स्थिति में, लेकिन एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि भाजपा ने तो उस व्यवस्था को भी बरकरार रखा और जेजेपी भाजपा की आज सरकार है, वो मंडी व्यवस्था भी बरकरार है, एमएसपी बरकरार है। उसके अलावा किसान को स्टॉक रखने की, अपने माल को अपनी कीमत पर बेचने की और बहुत सारी आजादी दी है। इसलिए कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है और कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। भाजपा नहीं, तो इसीलिए तो पंजाब सरकार ने जो कदम उठाया उसमें तो ये कहा जा रहा है कि ये एक कदम आगे और है। ठीक है, मैं जरा सोमवीर जी से भी एक रिएक्शन ले लेता हूं। सोमवीर जी, आपको क्या नजर आया? हर दिन के हिसाब से परिस्थितियां जब बदल रही हैं तो कांग्रेस का जो गढ़ है, आपको लग रहा है कि बीजेपी का कमल उस इलाके में खिल रहा है, वहां पर नजर आ रहा है कहीं स्थिति पहले के मुकाबले बदल रही है? सोमवीर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है कुछ तकनीकी रूप से खामी है, जरा आप ठीक कर लेते हैं, उसके बाद मैं सोमवीर जी आपके पास वापस लौटता हूं। लेकिन अरविंद जी, एक बड़ा सवाल यही है कि वोट शेयर को लेकर के एक बार फिर से हम वहीं पर आना चाहते हैं। आपको लगता है कि दुष्यंत चौटाला की जो छवि है किसान नेता के तौर पर, अब हरियाणा के अंदर वो प्रभावी तौर पर पहचाने जाते रहे हैं, क्या कृषि कानूनों को लेकर के इसका विरोध किसानों के द्वारा दुष्यंत चौटाला को झेलना पड़ रहा है, इसका नुकसान आपको होगा? आपको ऐसा नजर आता है क्या? शुभेंदु जी, जो किसानों के जो विषय हैं जिनकी बात की जा रही है, अब लोग इन बातों को समझ रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का एक प्रोपेगेंडा था। इस चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने इस मुद्दे को ज्यादा हवा दी क्योंकि वो चाहते थे कि किसानों को खिलाफ किया जाए सरकार के, ताकि इस बाई इलेक्शन में फायदा हो। परंतु सच्चाई ये है कि लोग अब इस बात को समझ रहे हैं, किसान समझ रहे हैं, क्योंकि ये कहते थे मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा। अब फिलहाल मंडियों में है, काम चल रहा है, धान का जो फसल हमारी गई है और कपास गया है, तो वहाँ किसान देख रहे हैं कि वही मंडी व्यवस्था जैसे पहले थी वो चल रही है, एमएसपी पर खरीद हो रही है। तो ये जो कांग्रेसियों का जो झूठ था वो तो साथ के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। तो ये किसान इस बात को समझ रहे हैं। ये
एक पॉलिटिकल इशू है, आम जनमानस का कोई इशू नहीं है। उन्हें भरोसा है अपनी सरकार पर, अपने प्रधानमंत्री पर, और इसलिए ये कोई बड़ा विषय इस चुनाव में नहीं होगा। वैसे भी ये जो चुनाव है, ये सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है। ये चुनाव कोई देश की व्यवस्था बदलने का नहीं है, या देश की सत्ता बदलने का नहीं है, या प्रदेश की सत्ता बदलने का नहीं है, क्योंकि इस एक सीट से कांग्रेस को तो नुकसान है। कांग्रेस की जो संख्या बल है वो 31 से 30 हो जाएगा, परंतु सरकार क्योंकि आज बहुमत में है, पूर्ण बहुमत में है हमारी सरकार, तो हमें इससे कोई बहुत बड़ा फर्क सरकार को नहीं पड़ता। परंतु हाँ, हम ये चाहते हैं कि लेकिन अरविंद जी, जब ये बार बार कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, चाहे कांग्रेस हो चाहे आईएनएलडी हो, कि ये जो उपचुनाव है ये साधारण नहीं है, असाधारण चुनाव है और इसके बाद चीजें बदल जाएंगी। आज ओपी चौटाला साहब का बयान भी यहाँ पर चल रहा था, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों को साफ किया है। तो आपको लग रहा है कि इस उपचुनाव के बाद चीजें बदल जाएंगी? शुभेंद्र जी, इनेलो तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इनेलो के पास अब कुछ नहीं बचा। जो पार्टी अपने कार्यकाल में कभी भी 20% से नीचे वोट प्रतिशत नहीं गया, आज वो 1.5-2% पर आ गई, तो हाशिए पर खड़ी पार्टी है। उनके लिए मजबूरी है ये सब कहना कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी चुनाव के बाद। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये मतलब समझाए ना, कोई उनसे पूछे। तो ये तो बोल के चले जाते हैं, निकल जाते हैं। एक सीट है साहब इनके पास, उस एक सीट से कैसे सरकार गिरा देंगे? मान लीजिए 1% हम मान भी लें कि ये सीट इनेलो जीत गई, तो इनेलो 2 सीट हो जाएंगी, वो क्या सरकार बदल देगी? मान लीजिए कांग्रेस भी इस सीट को जीत जाए, तो जितनी पहले 31 उतनी कांग्रेस की हो जाएंगी। अगर इससे एक से सरकार गिर रही थी तो पहले क्यों नहीं गिराई हुड्डा साहब ने? 1 साल पहले भी यही स्थिति थी। तो ये सब बेकार की बातें हैं, लोग इन बातों को समझते हैं। शायद ये लोग आज भी ये समझते हैं कि लोग अनपढ़ हैं, लोग कम राजनीति जानते हैं, ये नहीं जानते। यानी कि सरकार स्थिर है, कोई परेशानी नहीं, इस उपचुनाव का कोई असर नहीं पड़ेगा सरकार पर? नहीं, इस चुनाव का तो कोई असर ही नहीं है। इस चुनाव का असर सिर्फ ये पड़ेगा कि हमारा संख्या बल बढ़ेगा, इससे ज्यादा इस चुनाव का कोई असर नहीं है, क्योंकि सरकार बहुमत में है। और ये सीट कोई सरकार की नहीं है, ये बीजेपी या जजपा की सीट नहीं थी जिसका बाई इलेक्शन हो रहा है, ये तो कांग्रेस की सीट थी। मान लीजिए अगर कांग्रेस जीत भी, मैं वही समझा रहा था कि 1% अगर गलती से कांग्रेस जीत भी जाती है तो वही संख्या बल 31 का 31 है। तो इनको क्या होना है बदलाव? कुछ नहीं होना। हाँ, इतना जरूर है, अगर ये सीट सही हाथों में जाती है तो एक सही आदमी, योगेश्वर दत्त जैसा एक पढ़ा लिखा, एक देश का एक ऐसा हमारा बेटा इस प्रदेश का, इस देश का, जिसने नाम दुनिया में रोशन किया। लेकिन जो लगातार दल बदल हो रहा है अरविंद भारद्वाज जी, जो लगातार दल बदल हो रहा है, एक पार्टी से नेता दूसरे दल में जा रहे हैं, कृषि कानूनों को लेकर के नाराजगी जाहिर हो रही है, चाहे दबी जुबान में हो रही हो, इसको लेकर के बीजेपी के भीतर तो हलचल थोड़ी ज्यादा तेज है। कई नेताओं की तरफ से पार्टी छोड़ दी गई। आपको लग नहीं रहा, क्योंकि इसी बात का हवाला देते हुए, इसी बात की ओर इशारा करते हुए विपक्षी खेमा आरोप लगा रहा है? शुभेंद्र जी, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ये राजनीतिक लोग हैं। ये अपने फायदे नुकसान के लिए पहले किस पार्टी में थे, उसके बाद फिर कहां आए, फिर उसके बाद फिर कहां चले गए। ये लोग अपने नफा नुकसान के लिए पार्टियां बदल रहे हैं। कोई जो किसानों की बात करते हैं वो 2 दिन बाद कोई राजनीतिक दल ज्वाइन कर लेते हैं। तो किसानों की लड़ाई अगर इन लोगों के दिमाग में होती तो ये पार्टियां बदलते हुए नहीं घूमते। 2-2, 3-3 साल में इन्होंने 3-3, 4-4 पार्टियां बदल ली हैं। तो इन लोगों का कोई विचारधारा और किसानों के हित में कोई लेना देना नहीं है। ये लोग तो अपने निजी स्वार्थ जहां पूर्ति होती दिखती है वहां भाग। ठीक है, रही बात आम आदमी की, किसान की, वो इस सरकार के साथ खड़ा, उसे भरोसा है अपनी सरकार पर, और आप देखना जो इसका रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल उम्मीद से परे होगा। और ऐसा एक चलिए ठीक है, ये देखना होगा, ये जनता को तय करना है। लेकिन आप इस कार्यक्रम को जरा आगे बढ़ाते हैं और कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता खालिद हुसैन जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है खालिद जी आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखवंत सिंह जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखवंत जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरे एक्शन लूंगा, लेकिन जरा सोमवीर आर्या जी, जो टेक्निकल इशू आ रहा था वो जरा ठीक हो चुका है। मैं जरा आपसे अब सवाल ले लेता हूं। क्या आपको लग रहा है सर कि सियासी रूप से, राजनीतिक रूप से जब हर दिन के हिसाब से समीकरण बदल रहे हैं, क्या इसके पीछे आपको कारण नजर आ रहे हैं? कांग्रेस क्या अपना गढ़ बचाने में सक्षम है या बीजेपी इस किले को ध्वस्त करने के लिए तैयार नजर आ रही है? लगता है अभी भी तकनीकी रूप से खामी है, जरा ठीक कर लेते हैं। मैं हुकुम जी आपसे, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
बाडी साहब जल्दी से रिएक्शन, फिर उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाता हूँ। जी जी जी, देखिए मैं तो एक बात कहना चाहता था। आप कह रहे थे कांग्रेस तरह तरह की बातें कर रही है। कांग्रेस के सामने एक चुनौती है। कांग्रेस अपना, एक तो हुड्डा साहब कहते हैं मेरा गढ़ है, दूसरी बात जो विधायक जिनके ये उनकी मृत्यु के बाद ये बाई इलेक्शन हो रहा है वो कांग्रेस से थे, तो कांग्रेस के लिए तो एक चुनौती है, भाजपा और जेजेपी के लिए तो एक अवसर है, ये हमारे लिए तो एक अवसर है। इसलिए भाजपा और जेजेपी तो एक अवसर है, उस अवसर के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए हमारी संख्या बल बढ़े, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, हमारे काम जो किए हैं वो लोगों को हर बार जो है उस पर मोहर लगती आ रही है, इस बार भी फिर मोहर लगेगी, ये इस बात को इंगित करता है। ठीक है, सोमवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ सुरेंद्र जी, ऐसा है, ये जैसे ही बाई इलेक्शन शुरू हुआ तो शुरू में जैसे ही टिकट वितरण हुए तो कांग्रेस ने बहुत ही चतुरता से, बहुत ही सूझबूझ से टिकटें बांटी, क्योंकि जो ये सबसे पहले टिकट दी इंदिराजू जी को, तो ये जो टिकट थी ये इस पे शैलजा जी का ठप्पा लगवा था, ये उनका कैंडिडेट था। और कपूर जी नरवाल जो थे उनके लिए लॉबिंग कर रहे थे हुड्डा साहब, और हुड्डा साहब चाहते थे, हालांकि हुड्डा साहब ने जगवीर मलिक जो आज बीजेपी में चले गए उनके लिए भी आकी थी, लेकिन ये बहुत बड़ी अच्छी राजनीति सूझबूझ थी, क्योंकि जो इंदिराज जी नरवाल है इनको ये एक तरह से कैंडिडेट हैं शैलजा जी के, तो इनमें दलित वोट जो है वो 60% काफी मात्रा में इनके पास आ जाएंगे। और इनको ये पता था कि हुड्डा साहब आ ही जाएंगे, क्योंकि हुड्डा साहब की साख दाव पर लगी है। सर इसीलिए तो कह रहे हैं कि गुटबाजी कहीं फिर से हावी तो नहीं हो जाएगी, डिवाइडेड रोप तो गुटबाजी कहीं फिर से नहीं हो रही ना, वही कह रहा हूं ना। तो एक ये हाईकमान को पता था कि मजबूरी है कि हुड्डा साहब आएंगे, और हुड्डा साहब ने नरवाल जी को, कपूर जी को बैठा दिया, और जो एक दो और थे उनको भी इनके फेवर बैठा दिया, और उसका इलेक्शन का टेम्पो बहुत अच्छा बढ़ गया, बहुत अच्छे प्रचार शुरू हो गया। और जैसे आपने ये जो परसों सर्वे दिखाया उसमें काफी अच्छा 15,000 का आप दिखा रहे थे। और इसके अलावा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी का क्या है कि बहुत ही संगठनात्मक और अनुशासनात्मक इनके इलेक्शन होते हैं। इनका इलेक्शन का बड़ा एक तौर तरीका होता है। मैंने सॉरी बंसीलाल के साथ 96-97 में काम किया था, तब इनका हमारा अलायंस था सॉरी बंसीलाल, तब मैंने देखा था ये बहुत ही अच्छे से इलेक्शन लड़ते हैं, और ये जैसे लॉन्ग रेस का घोड़ा होता है ऐसे चलते। अभी जो हमने 15,000 दिखा रहे थे पिछले 3 दिनों में, इन्होंने देखिए एक मलिक है मिस्टर जगबीर मलिक एक्स एमएलए, एक तो मलिकों के नेता और इन्होंने तोड़े अपनी तरफ किए। ये एक रणनीति का बीजेपी का बहुत बड़ा, देखिए आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्या आप कितना ही हम सिद्धांत की बात कर ले, पार्टी वाला नहीं कहेंगे, बट मैं कहना चाहता हूं कि धर्म, जाति और इवन गोत्रवाद जब हमारे देहात में हम घुसते हैं तो गोत्रवाद भी हावी होता है। तो मलिक को ग्रामीण इलाकों में इन सब चीजों का बड़ा असर हो रहा है, बीजेपी का साथ की है, लेकिन कितना हो रहा है जरा वो भी समझ लेते हैं। तो मैं जो इन्हें जगवीर जी ने जो ज्वाइन किया है, जो जगवीर जी ने जो ज्वाइन की बीजेपी के लिए बहुत बड़ा स्तंभ है, क्योंकि जो मलिक गोत्र के जो, ठीक है सर, वो फायदा पहुंचाएगा, वो वोटर बिल्कुल जुड़ेगा, और कितना जुड़ेगा ये कांग्रेस की तरफ जा रहे थे, ये इस तरफ आने के लिए कन्वर्ट होने बहुत सहायक होंगे। और बीजेपी का ग्राफ पिछले 2-3 दिनों बढ़ा है, और अभी तो सुधांशु जी अभी तो शुभेंदु जी ये पीक पर आया ही नहीं है बीजेपी का इलेक्शन, यानी कि अभी तो रास्ते पर हैं, अभी तो मंजिल पर पहुंचना बाकी है। ठीक है, मैं जरा एक एक करके रिएक्शन ले लेता हूं। खालिद जी, आपको क्या नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी का जो किला कितना बच पा रहा है, कितना मजबूत है? अब दल बदल तो चल रहा है, नेता एक दल से छोड़ करके दूसरे दल में पहुंच रहे हैं, कांग्रेस कितनी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है पहले के मुकाबले आपको? मैंने पहले भी आपके चैनल पर बताया था कि ये हमारा और हरियाणा की राजनीति में दुर्भाग्य होता है जब कोई अच्छा लीडर हमारे बीच में नहीं रहता है। श्री कृष्ण हुड्डा जी नहीं रहे, उनके साथ पूरे हरियाणा के लोगों की सहानुभूति है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये जो हमारे जेजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, भारद्वाज जी कुछ कह रहे, भाटी जी कुछ कह रहे हैं, थोड़ा सा इनको मैं जब इनका एक कहना है कि वहां पे किसी भी सूरत में एक सीट को हारने और जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीटें तो उतनी ही थी। लेकिन शायद वो लोग नहीं जानते, सरकार तो उनकी पहले भी ऐसी थी,
सरकार जो पहले चल रही थी वो स्टेज सरकार नहीं थी, सौदेबाजी की सरकार थी। अभी जब ये मैसेज इस चुनाव से हार जीत का फर्क नहीं पड़ेगा ये कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये चुनाव हार जीत नहीं, एक इनकी जो किसान विरोधी हरियाणा विरोधी जो नीतियां हैं उनका रिजल्ट इन दोनों पार्टियों को मिलने वाला है। ये कहते हैं कि एक सीट से हारने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जो किसान के साथ किया है, वहां के लोगों के साथ किया है, विकास की बड़ौदा में कैसे बात कर सकते हैं जेजेपी और भाजपा, जब वहां मुख्यमंत्री 5 साल तक नहीं जाता। हमने पहले भी यही ये बात सारी हुई, मुख्यमंत्री उनका 5 साल तक बड़ौदा में नहीं जाता है, विकास कहां है, कौन सी विकास की बात हो रही है? आईएनएलडी के लिए तो जब कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हमारा ये गढ़ है, तो आपने कितना विकास कराया? आईएनएलडी आप अपने इलाके के अंदर आपका जो गढ़ है उसमें भी विकास नहीं करवा पाए। आप समझ लीजिए मेरी बात, ये आरोप तो बार बार लग रहे हैं ना। शुभेंदु जी आप एक बार बात सुन लीजिए, जितने भी वहां काम होते हैं, विकास का जो काम होता है, शिक्षा, पानी, बिजली, वहां जो भी काम है उसमें कुछ ना कुछ हरियाणा की सरकार, हरियाणा में जब सरकार कांग्रेस की थी, कुछ ना कुछ हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा का हो। आप इनसे ये पूछिए भाजपा के लोगों से कि जब इनकी सरकार 2014 में बनी, नहीं वो तो ये भी कह देंगे कि कुछ ना कुछ तो काम हुआ ही है। कुछ भी नहीं हुआ है, एक कलम भी नहीं टिकी, घोषणा ही है खाली। जब 2014 में इनकी सरकार बनी, जो रेल कोच फैक्ट्री वहां प्रस्तावित थी, जिसके लिए लगभग जमीन की एक्वायरमेंट हो रही थी, उसको कैंसिल आते सबसे पहले इनका काम यह था कि उसको वहां से हटवाया कोच फैक्ट्री को। उनको कहां भिजवाया, इसका जवाब दे भाजपा, उसको कहां भेजा इन्होंने। और दूसरी बात जो कह रही, इनकी एक बात ठीक है, आईएनएलडी के जो हमारे ये जेजेपी के हमारे जो साथी कह रहे हैं, इनकी सिर्फ एक बात ठीक है कि आईएनएलडी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वो इनके परिवार के लोग हैं, सच्चाई ये भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। चलिए ठीक है, स्थिति किसकी मजबूत है, बात इस पर भी करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार मैं सुखवंत जी से भी रिएक्शन लूंगा। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जरा आज का सवाल आपको दिखा दें। सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सवाल यह कि क्या बड़ौदा उपचुनाव में जेजेपी अपना वोट बैंक बीजेपी को ट्रांसफर करवा पाएगी? अगर आपको लगता है कि वाकई ऐसा हो पाएगा तो हां के लिए आपको यस टाइप करना है, ना के लिए आपको नो टाइप करना है और जल्दी से आपका जवाब हमें भेज देना है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। जरा जल्दी से रिएक्शन में सुखवंत जी से ले लेता हूं। सुखवंत जी, आप तो कह रहे हैं कि इस उपचुनाव के बाद जो है सरकार हिलने वाली है, सरकार गिरने वाली है, परिस्थितियां बदल जाएंगी, असाधारण चुनाव है। लेकिन यहां जननायक जनता पार्टी और बीजेपी के प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, एक सीट से क्या फर्क पड़ेगा, आपके एक विधायक पहले से हैं, अगर जीत जाते हैं तो 2 हो जाएंगे, सरकार कैसे गिर जाएगी? सर शुभेंदु भाई धन्यवाद, आपने बात रखने का मौका दिया। मैं जेजेपी के प्रवक्ता साथी अरविंद भारद्वाज जी बोल रहे थे, उनको थोड़ा सुन पाया और उनके इस कंटेंट को मैं सुन पाया कि वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा इस बात का। मैं उनसे सहमत हूं, क्योंकि चिकने गड्ढे पर पानी का कोई असर होता ही नहीं है। अब आपने सवाल ये पूछा कि इससे सरकार पर गिरेगी कि नहीं गिरेगी। शुभेंदु जी, आप मेरी बात लिख लें, ये रिकॉर्ड भी कर लें कि लंका में आग लगनी शुरू हो जाएगी। अब वो पूरी जड़ेगी कब, ये एक अलग बात है, लेकिन इस चुनाव के साथ लंका में आग लग जाएगी, उसकी शुरुआत हो जाएगी और देर सवेर इनकी सरकार को जाना पड़ेगा। ये तो मैं अरविंद भारद्वाज जी की बात कर रहा हूं। खैर, उन पर तो किसी चीज का असर नहीं होता, किसानों पर लाठियां चलती हैं उसका असर नहीं होता। वो लोग भाजपा को भगाने की बात कह के उनके साथ सरकार बना लेते हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। उनके असर की बात नहीं करता मैं। हुकम सिंह बाठी जी कह रहे हैं कि हमारे लिए अवसर है। निश्चित रूप से आपके लिए तो सत्ता भी अवसर है, आपके लिए। शुभेंदु जी, मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोला, मैं सारे जवाब दूंगा। अरे अरविंद जी, मैं सारे जवाब दूंगा आपके, आप थोड़ा शांत होकर सुने, धैर्य का दान दें, उसके बाद जवाब दे देना आप। हुकम सिंह बाठी जी जो कह रहे हैं ना कि अवसर है हमारे लिए, अब शुभेंदु जी, इनके लिए तो हर चीज अवसर है, सत्ता भी अवसर है, किसानों को मारना भी एक अवसर है, आम गांव ग्रामीण को तबाह करना भी इनके लिए अवसर है, इनके लिए हर चीज अवसर है। ये बिल्कुल ये सही बात इन्होंने रिप्रेजेंट की है कि इनके लिए अवसर है और सत्ता में इसीलिए आकर के और ये लोगों को, जनता को परेशान करना इनके लिए अवसर है। दूसरी बात, सोमवीर आर्य जी ने एक बात कही कि बीजेपी का इलेक्शन जो है वो पीक पर नहीं पहुंचा है। अब पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया उनके पास ऐसी कौन सी मशीन है कि वो देख पा रहे हैं कि अभी पीक पर नहीं पहुंचा और पीक पर पहुंचेगा। असल बात यह है कि बीजेपी यहां पे घुटनों पर है और वो ले देकर सारे नेता एक एक आदमी के पीछे पड़े हुए हैं कि किसी प्रकार से कोई चीज उनकी हो जाए। लेकिन शुभेंदु जी, बीजेपी की हालत बहुत बुरी है। तीसरी बात, चौथी बात, कांग्रेस की जो साथी ने कही कि आईएनएलडी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अब अस्तित्व की लड़ाई तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ही लड़ रही है और भूपेंद्र हुड्डा जी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।
अगर ये सीट भूपेंद्र हुड्डा जी हार जाते हैं, और शुभेंदु जी मेरे अनुसार निश्चित रूप से हारेंगे, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी स्वयं सोनीपत से चुनाव हारे हैं, उनके बड़े नेता आ रहे हैं। चलिए और वो इसी का पार्ट है। यहाँ तो कांग्रेस हार जाएगी, आप कह रहे हैं कि अब बीजेपी जेजेपी का गठबंधन हार जाएगा, तो जीत किसको मिलेगी? आईएनएलडी जीतेगी शुभेंदु जी। और क्यों जीतेगी, मैं उस बात का मैं जवाब दे देता हूँ। इनको रोकिए, आप इनको रोकिए, इनको ये पैसे, आप धैर्य रखें, अरविंद भाई धैर्य रखें, बात मैं बीच में नहीं बोल रहा आपको। अरे तो आप, हाँ मैं समझाता हूं अरविंद भाई, फिर तो चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है अगर पिछली सारी चीजें रखी जाए तो। नया चुनाव कराने की आवश्यकता क्या है अगर पिछले आंकड़े एज इट इज रहने तो? बाजार में खरीद लाओगे क्या वो वोटों को? आप जनता में आपकी क्या हालत है, एक बार जाकर के देखो आप लोग। पिछले आंकड़ों से कब तक आप अपने आप को बहलाते रहोगे? पिछले आंकड़ों से कब तक अपने आप को बह खाते रहोगे? विधानसभा चुनाव में लोगों को बह खा करके और किसानों के वोट ले लिए, बीजेपी विरोधी वोट ले लिए, इसका ये कदापि अर्थ नहीं है कि आप लोग वहीं पे खड़े हो। आप लोगों की क्या हालत है, आज की स्थिति पर बात करो। ठीक है जरा अरविंद जी से जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। अरविंद जी, हाँ नहीं सर, राजनीति कोई मैथमेटिक्स नहीं है, राजनीति कोई मैथमेटिक्स नहीं है। 3100 वोट देंगी, भूल गए क्या? अरविंद भाई आप समझदार साथी हो, आज आपकी क्या हालत है आपको भी पता है, सबको पता है, और इनेलो किस प्रकार से उभरी है ये भी सबको पता है। चलिए ठीक है, आप ठीक है सर, ठीक है बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। चलिए ठीक है, बहलाते नहीं अपने दिल को। ठीक है खालिद जी, ठीक है सर, खालिद जी। एक साल पहले भाजपा का नारा क्या था? 75 पार था ना? कितनी सीटें मिली इनको? एक साल पहले इनका नारा था 75 पार। ये जींद के चुनाव की बात कर रहे हैं। किसान की हत्या इन्होंने कल की है। चुनाव इनका कांग्रेस से नहीं हो रहा है, चुनाव इनका हरियाणा के उस देश के किसान से हो रहा है, बड़ौदा के किसान से हो रहा है। ये हरियाणा ही नहीं, जहां जहां उपचुनाव हो रहा है भाजपा सारे चुनाव हारेगी। और ये बहुत लंबा समय नहीं बचा है, बहुत मात्र छोटी सी डिस्टेंस बची है जेजेपी को। ये जेजेपी का घमंड है, इसको जो एक सीट की हार जीत की ये बात कर रहे हैं, ये इनका घमंड है। और घमंड कहां टूटेगा? जनता तोड़ेगी। जनता क्यों तोड़ेगी? क्योंकि जनता के लिए इन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। इन्होंने आगे जेजेपी तो मैदान में है ही नहीं ना, वो तो बैकएंड पर है, उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ रहा है ना। नहीं, जेजेपी ही भाजपा का कैंडिडेट है, जेजेपी इसकी ठेकेदार हो रही है ना, पूरी की पूरी। जेजेपी इसकी पूरी ठेकेदार है कि हम जिताएंगे। अब वो किस मुंह से वहां गए हैं, क्या उन्होंने लोगों से कहा है, ये तो वही लोग जाने। लेकिन ये लड़ाई जो है इन लोगों ने किसान और इस हरियाणा के किसान और मजदूर के खिलाफ छोड़ी है। जेजेपी का अस्तित्व नहीं, इनका समापन होकर ही रुकेगी लड़ाई। ठीक है, मैं सर आता हूं सर। भाटी साहब जरा जल्दी से रिएक्शन। किसानों के खिलाफ जो कदम उठाए गए हैं उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अब आपको जवाब मिलेगा। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर देता हूं, ये सुन ले भाटी साहब। अभी किसी चैनल ने एक सर्वे कराया, उसमें कहा कि जो विधेयक पंजाब सरकार विधानसभा में लेके आई है उसमें हरियाणा में भाजपा और जेजेपी के विधायक उसको समर्थन करते हैं। अगर ये हरियाणा में आता है तो हम लोग साथ आएंगे, जिसमें 3 जेजेपी के विधायक हैं, 10 बीजेपी के विधायक हैं। तो इनको खुद से समझना चाहिए कि ये कहां खड़े हैं। इनके अपने चुने हुए प्रतिनिधि उस कानून के खिलाफ खड़े हैं। तो ये एक तरह से हरियाणा के किसान के खिलाफ चुनाव हो रहा है। एक सीट हरियाणा के किसान के खिलाफ एक तरफ ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है और दूसरी तरफ किसान है, विपक्ष कोई नहीं, राजनीतिक दल कोई नहीं, सीधे सीधे किसान से लड़ाई है। आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले तो मैं मेरे जी सबसे पहले तो मेरे साथी अफसर की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के पास निश्चित तौर पर अफसर है। किस बात का? जो आईएनएलडी ने और कांग्रेस ने जो जनता को धोखा दिया उसको प्रूव करने का, वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में और 1 साल में जेजेपी के साथ बिल्कुल सिद्ध करके दिखाया। नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी से काम करा के। मेरे एक साथी बड़ा झूठ बोल रहे थे, ये कांग्रेस के खालिद जी, शायद ये जानते नहीं है, और जानते हैं तो उसको जानबूझकर के भुलाना चाहते हैं। माननीय मनोहर लाल जी पहले मुख्यमंत्री हरियाणा के हुए हैं जो 90 की 90 विधानसभाओं में 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार गए, पहले मुख्यमंत्री है।
इसलिए निश्चित तौर पर बीजेपी भाजपा के पास अवसर है। भाटी साहब, चुनौती तो कांग्रेस के लिए है, भाटी साहब, IND को अस्तित्व बचाने की भाटी साहब, अरे भाटी साहब सुन लो भाई जरा, अरे सुन लो भाई, आपकी बात बड़े एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो तो सही। दूसरी बात, आपको वो डेट याद है आपके मुख्यमंत्री जी चुनाव घोषित होने वाले से कब गए? बीजेपी जेजेपी की सरकार पर आपने लाठीचार्ज की बात की, पता नहीं क्या क्या बातें की। आज गोहाना कांड को भूल गए जहां लाठीचार्ज और गोली आप लोगों ने चलाई। आपने रोहतक में जो गेस्ट टीचर्स को, जिसमें एक हमारी बहन शहीद हुई थी, आप भूल गए उनको? आपको याद रखना चाहिए किस तरह से आपने जनता को त्राहिमाम किया है। इसलिए ये केवल और केवल झूठा प्रचार, कभी कहते हैं हुड्डा साहब हमारा तो गढ़ है, भाई आपने एक भी काम अपने कार्यकाल का 2005 से 2014 का नहीं बताया। आप 54 गांवों को पानी, एक ही बात की बात करता हूं मैं, आप 54 गांवों को पानी नहीं दे पाए। ये हम नहीं कह रहे, ये वहां की जनता कह रही है कि कांग्रेस की सरकार पानी नहीं दे पाई, जो भारतीय जनता ठीक है सर, ठीक है, की सरकार ने पानी देने का काम किया। ठीक है, बस मैं थोड़ा सा समझूंगा। इन्होंने किसानों की बात कही है, कहते वो प्रस्ताव लाएंगे तो हम समर्थन करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये इन्होंने तो 2010 से झूठ बोल करके ये तो मंडी को खत्म कर रहे थे, MSP को खत्म कर रहे थे कांग्रेस के लोग, और जानबूझ करके डिस्टर्बेंस कहाँ है? वहां है जहां कांग्रेस की सरकार है। चलिए ठीक है सर, अन्यथा कहीं कोई डिस्टर्बेंस ठीक है। मैं कांग्रेस के लोग डिस्टर्बेंस, ठीक है, मैं जरा एक जल्दी से रिएक्शन मैं सोमवीर जी से ले लेता हूं। अब जरा मैं सोमवीर जी, मैं यहाँ ये समझना चाह रहा हूं कि इस उपचुनाव के अंदर, ठीक है सर, इस उपचुनाव के अंदर ये सवाल बड़ा बन रहा है। मैं अरविंद जी आता हूं आपके पास भी। सोमवीर जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जननायक जनता पार्टी का जो वोट शेयर है, जिसके बारे में अरविंद जी ने भी जिक्र किया, इससे पहले के चुनाव का उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि जितने वोट शेयर हमें मिले थे, जितने वोट हमें मिले थे, अगर बीजेपी और जेजेपी के वोट शेयर को जोड़ दिया जाए तो हम जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मेरा यह सवाल है कि क्या जननायक जनता पार्टी को अगर इससे पहले के विधानसभा चुनाव के अंदर जो वोट मिले थे, क्या वो बीजेपी को ट्रांसफर कर पाएंगे? क्या इसमें लग रहा है कि जिस आधार पर उन्होंने वोट मांगे थे, क्या वो वोट अब वो बीजेपी के लिए मांग पाएंगे? सोमवीर जी, देखिए शुभेंद्र जी, एक वेरी सिंपल सी बात है। सबसे पहले शुभेंद्र जी, सबसे पहले तो सरकार की बात करें। सरकार गिनती में सरकार नहीं गिरेगी, किसी सूरत में नहीं गिरेगी। अगर ये विपक्ष वाले मुंगेरी लाल के सपने पाले तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा मैं कि जो बीजेपी की प्रवक्ता ये कह रहे कि हमारे लिए अवसर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी गलत बात है। ये जो पिछले 6 साल की समझ लीजिए आप, इनका जो इनका काम का परफॉर्मेंस है, ये एक प्रणाली है, ये एक मापदंड है। अगर ये हार जाते हैं तो इसका मतलब ये कि जनता इनके साथ नहीं खड़ी है, और ये बहुत बड़ा एक इनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत सेटबैक है। जैसे जीन में इनको प्लस मिला था, ऐसे ही ये अगर हार जाते हैं तो ये कहना बीजेपी के प्रवक्ता के लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे लिए अवसर है, ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई दम नहीं। अब आप जो जेजेपी वाली बात कर रहे हो, आपका जो मूल क्वेश्चन है ना, आज का सवाल है जो जनता से, यही शुभेंद्र जी मैं कहना चाह रहा हूं कि जीत और हार का यही एक मापदंड है। तो ये मापदंड ही है कि जेजेपी कितने वोट ट्रांसफर करवा पाती है बीजेपी के फेवर में। क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है, पिछली बार 38,000 वोट आए थे, और वो 38,000 वोट वहीं बरकरार है। क्योंकि अगर 5-7 हजार वोट इनकम्बेंसी के हिसाब से 7-8 महीने में वापस हुए हैं, तो वो वोट जो है वो बीजेपी ने एक किसान नेता को, जो पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सिंचाई मंत्री, पंचायत मंत्री रह चुके हैं, ओपी धनखड़ साहब, उनको अध्यक्ष बना के वो कमी पूरी की है, और वो दिन रात लगे हुए हैं। वो कांग्रेस को जो अध्यक्ष है ना, कि वो शैलजा जी आई थी कल हल्के, वो नहीं है, वो वहीं रहते हैं, वही है। तो कहने का मतलब मेरा है, बीजेपी का वोट बैंक तो सेम टू सेम 38, 40, 42 हो सकता है, 37 नहीं होगा। लेकिन आपका जो सवाल है, ये बिल्कुल एक जायज सवाल, और ये इसका मापदंड है। बीजेपी जेजेपी जो है, वो बीजेपी के कैंडिडेट के कितने वोट ट्रांसफर कराती है, यही सवाल है। आपका जो परसों का सर्वे है, उसमें 1/3 वोट सिर्फ जोड़ पाई है। जेजेपी सिर्फ आपके सर्वे के हिसाब से, अगर उसको सर्वे ठीक है, 1000-2000 ऊपर नीचे देख लीजिए, तो अगर उसको सर्वे को देखते हैं तो वो सिर्फ 1/3 वोट जोड़ पाई। 32,000 वोट थे जेजेपी के पिछली बार, लेकिन पिछली बार जो वोट थे वो
बीजेपी के खिलाफ आए थे। लेकिन शुभेंदु जी, इसके साथ साथ एक बात और कहना चाह रहा हूं मैं कि देखिए, जनता बहुत वोटर शाणा हो गया है। इन्होंने बीजेपी जेजेपी अलायंस ने अभी एक अनाउंसमेंट किया है, घोषणाएं की। अगर वो घोषणाएं पूरी करवानी है तो वो बीजेपी के कैंडिडेट को जिताएगी जनता। और मैंने बताया जगजीत सिंह मलिक हेल्पफुल होगा, मददगार। 4 साल तक ये जितनी मर्जी है क्या नहीं, 4 साल तक सरकार इनकी है। जो IMT में बननी है, दादाराम जी की संस्था को विश्वविद्यालय बनाना है, कानपुर में स्कूल, तो अगर ये करवाने हैं, अगर ये सारे जो इनका असर पड़ेगा इस उपचुनाव पर और यही वोट ट्रांसफर करने में कामयाब साबित होगा। अरविंद जी, मैं जरा इस सवाल के साथ साथ एक सवाल और जोड़ देता हूं कि अगर कहीं नुकसान होता है, अगर कहीं बीजेपी जेजेपी के इस गठबंधन को इस उपचुनाव के अंदर नुकसान होता है, तो इसमें हार किसकी मानेंगे आप, 6 साल की या अभी की 1 साल की, अगर ऐसा होता है तो? शुभेंदु जी, मेरे सवाल मेरे से नहीं, अरविंद जी से सवाल है। अरविंद जी। शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं अपने इनेलो के जो प्रवक्ता उनको जवाब दे दूं। एक कहावत है हमारे हरियाणा में, देहाती कहावत है, पल्ले नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। तो इनकी तो स्थिति वो है कि सिर्फ दूसरों में कमियां निकालते रहे, अपने पास कुछ नहीं है। पिछले चुनाव में 31 वोट आई थी, 150 फालतू आ सकती है, आई तो इससे ज्यादा इनके पास कुछ नहीं है। रही बात जो आपने जो सवाल किया है शुभेंदु जी, देखिए हमारा पूरा प्रयास है कि हम अपना वोट बैंक, अपना ही नहीं, एक आम आदमी का, इस बड़ौदा क्षेत्र के समस्त लोगों का, चाहे वो किसान है या किसी भी और काम में वो लोग हैं, सभी को अपने साथ खड़ा कर सकें और एक बेहतर उम्मीदवार गठबंधन की ओर से, भाजपा की ओर से, जसपा की ओर से दिया गया है। इससे बेहतर उम्मीदवार आज इस क्षेत्र में नहीं है। जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे बेहतरीन उम्मीदवार है, अच्छा उम्मीदवार है। उनका अपना एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है, बड़ा नाम उन्होंने किया है और उनको जिताकर हमें उम्मीद है कि जनता अपना क्षेत्र का विकास करेगी। रही बात ये कि आप जो कह रहे हैं कि चुनाव नहीं जीते तो क्या होगा, हम क्यों माने कि नहीं जीतेंगे? हम आशावादी लोग हैं, राजनीति तो आशा से ही चलती है जी, सकारात्मक होकर ही। ठीक है, सकारात्मक सोच के साथ, तो लेकिन हम तो यही मानेंगे, हम चुनाव को जीत रहे हैं, हमेशा क्यों माने, और जीतेंगे हम। ठीक है, जरा जल्दी से खालिद जी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ। खालिद जी, आपको लग रहा है कि ये वोट शेयर जो ट्रांसफर करने की बात है, जिसके आधार पर कह रहे हैं कि हम जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो वोट शेयर ट्रांसफर हो पाएगा? आपके जो मुद्दे हैं वो भुन पाएंगे, लोगों तक समझ पाएंगे लोग? वो वोट शेयर करने के लिए आधार क्या होगा इनके पास, ये एक देखने की बात है कि जेजेपी जो कह रही है कि हमें जीतेंगे, मतलब एक संभावना है, उनको पता है वो चुनाव हार रहे हैं, कि वो वोट शेयर जो उनका है उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे। ये जो घमंड है इनका, जब तक हरियाणा से जेजेपी खत्म नहीं होगी, उनका सिंबल खत्म नहीं होगा, जो धोखा उन्होंने परिवार को दिया है, हरियाणा को दिया है, हरियाणा के किसान को दिया है, वो धोखे का अंत तब होगा जिस दिन जेजेपी का सिंबल ही खत्म हो जाएगा। और ये जो धोखा इन लोगों हरियाणा के किसान के साथ किया है, ये जो एक सीट की जो बात ये कह रहे हैं ना, एक सीट से हार, एक सीट का चुनाव नहीं हो रहा है, आपकी नीतियों के खिलाफ चुनाव हो रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारा दुर्भाग्य है कि कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे बीच में नहीं है, एक अच्छे नेता थे, लेकिन जो चुनाव हो रहा है इनकी नीतियों के खिलाफ हो रहा है, और उन नीतियों का क्या हरियाणा इनको रिजल्ट देगा, उनको सामने होगा। ठीक है, सुखवंत जी। शुभेंदु जी, मैं भी एक हरियाणवी कहावत ही बताता हूं आपको कि एक बार स्टेज पर एक व्यक्ति गाने लग रहा था और एक व्यक्ति दूसरा लठ लेके उसके स्टेज के चारों तरफ घूम रहा था। तो उस गाने वाले ने सोचा कहीं ये लठ तेरे को मारेगा, वो बोला, उसने उसकी तरफ देखा तो जो लठ लिए हुए था ना, वो ये बोला, भाई तू गाता रहे, मैं तो उसने ढूंढू जो तुम लेके आया। बीजेपी बहुत बेसुरा गाने लग रही है और जनता जो है ना, किसान लठ लेके उसको ढूंढ रहा है जो इस बीजेपी को लेकर के आया, जो जेजेपी को ढूंढ रहा है। अब अरविंद भाई किस मुगालते में है, कब की बातें कर रहे हैं, ये अलग अलग बात है। हाँ। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो आर्य साहब ने बीच में ओम प्रकाश धनखड़ जी का नाम लिया कि बड़े किसान नेता हैं, उन्होंने किसानों के लिए पता नहीं क्या क्या कर दिया। अब वो ओम प्रकाश जी धनखड़ बड़ौदा में जाके कैसे बीजेपी को वोटें दिलवाएंगे, जो खुद अपने हल्के में नहीं जीत पाए, जो अपनी जगह से वोटें नहीं दिलवा सकते, वो बड़ौदा में जाकर के प्रभाव डालेंगे। अब ये स्थिति ये है कि शुभेंदु जी, किसानों ने इसको अपनी एक प्रेस्टीज का सवाल बना दिया कि अगर बीजेपी यहां से चुनाव जीतती है तो किसानों की हार होगी। ये इस प्रकार का माहौल बड़ौदा में है।
ठीक है, चलिए, ये बहुत सारी चीजें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन ये जनता को ही तय करना है कि आखिर वो किसके ऊपर भरोसा जताते हैं। लेकिन जरा आप एक सवाल जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे पूछा था, जरा एक बार फिर से आपको वो सवाल दिखा देते हैं। सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। सवाल ये कि क्या बड़ौदा उपचुनाव में जेजेपी अपना वोट बैंक बीजेपी को ट्रांसफर करा पाएगी, हाँ और ना के लिए आपको आपके जरिए आपको जवाब देना था। जरा आप सभी की तरफ से जो जवाब दिया गया इस सवाल का वो भी आपको दिखा देते हैं। और जवाब इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। जवाब 18% हाँ में दिया गया और 82% ना में दिया गया। यानी कि बड़ौदा उपचुनाव में जेजेपी का अपना वोट बैंक बीजेपी को ट्रांसफर आप नहीं करवा पाएगी। यानी कि 82% लोगों ने ना में इस पर जवाब दिया है और हाँ में 18% लोगों ने इस पर जवाब दिया है।